विद्यार्थियों एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इसके पहले के वीडियोज में वैद्युत धारा के संबंध में भाग 1 से लेकर भाग 6 तक जितने भी खंड मैंने बनाए हैं उन सब के माध्यम से आपने चैप्टर की विशेष रूप से जो रूपरेखा के जो टॉपिक्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं थ्योरी के अलावा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है न्यूमेरिकल पोर्शन का, उस पर गौर करने वाला हूँ। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका वैद्युत धारा, जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण अंक की प्रश्नोत्तरी के रूप में भाग 1 के रूप में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और आज के इस महत्वपूर्ण भाग में मैं आपको वैद्युत धारा के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर आपको जो प्रकाश डालने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, चालू करते हैं और देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। विद्यार्थियों, चूँकि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का पूर्ण रूप से एनसीईआरटी इसमें लागू हो चुका है और आपको विशेष रूप से जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है उस पर आपको गौर करना होगा। ओके, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के रूप में, और इस चैप्टर 3 में मैं विशेष रूप से जो जो सर्किटिंग है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन फार्मूले हैं उस पर ले चलता हूँ और जो नोटेशंस हैं वो बता देता हूँ। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 3 में वैद्युत धारा और परिपथ के रूप में जब कि आपको पहले बताया गया पढ़ाया गया है उसमें कौन कौन से सिंबल्स हैं, कौन कौन से नोटेशन हैं, पहले आपको वो चेक कर लेना है। ओके, तो ध्यान दें कि जैसे शांति काल या विश्राम काल आपको बताया गया है टी नॉट या टाउ के फॉर्म में। प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखलाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो जाएगा, अनुगमन वेग बी डी, चालकता को सिग्मा से दर्शाएंगे, विभवांतर को बी से दर्शाएंगे। चालक की लेंथ को हम लोग लंबाई को एल के फॉर्म में, स्मॉल एल कैपिटल एल कुछ भी ले सकते हैं। कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में 1/r जो होता है, चूँकि प्रतिरोध का उल्टा लिखा हुआ 1/r विशिष्ट चालकता कहलाएगा। ठीक है, और एन जो है प्रति एकांक आयतन में या प्रति इकाई का आयतन में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा और एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का मौलिक आवेश। और उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मान है जो कि प्रत्येक चैप्टर में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10⁻31 kg। ओके, 9.1 10⁻31 kg इस फॉर्म में हो जाएगा। तो विद्यार्थी, ये तो कुछ नोटेशंस हो गए हैं। और ए को हम लोग दिखाएंगे अनुप्रस्थ काट के रूप में, क्षेत्रफल के फॉर्म में दिखाया जाएगा। ओके, और सबसे पहला देखिए फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का शो किया गया I/Q/T या dQ/dt, धारा घनत्व को J/A या DI/dA के फॉर्म में हो जाएगा। और एक संबंध देखिए तीनों में बताया गया है, J=I/A या J=NeVD, क्योंकि एक फार्मूला ये था I=NeVD, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। I को जब आप नीचे ले आएंगे इस फॉर्म में, ए के नीचे जब ए आई के नीचे अब ए आएगा तो ये जे बन जाता है, जे का मतलब धारा घनत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए विद्यार्थियों, ओम का नियम, आपका ये डेरिवेशन भी था, निगमन भी है आपके कोर्स में और प्रैक्टिकल भी है, साथ में न्यूमेरिकल भी है। तो ओम्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आई आर, जे इक्वल टू सिग्मा ई। ओके, चालक का प्रतिरोध 8 से दिखाया गया है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये डायग्राम देखिए शो किया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध रो और सिग्मा में संबंध देखिए दिखाया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा विशिष्ट
चालकता का उल्टा होता है, ये शो किया गया है। और धातु के लिए देखिए फॉर्मूला दिखाया गया सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टी नॉट अपॉन 2m। ओके, और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला बनता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है ना। और इनमें जो वोल्टेज होगा वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इस प्रकार से बनता जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों की श्रेणी क्रम में जो जो I होगा करंट वो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। जैसे देखिए एक प्रतिरोध ये दिखाया गया है, पहला प्रतिरोध, ये सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन, एंड सो ऑन। ओके, तो इन सभी में जो करंट बहेगा वो I होगा। द करंट विल बी I एंड द वैल्यू ऑफ द I विल बी सेम इन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको ये ध्यान कर लेना है। ये तो श्रेणी क्रम का हो गया विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए समांतर क्रम का बताया गया है। तो समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है कि जो कैसे कैसे जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को। हालांकि भाग 4 में मैंने इसको बताया हुआ है। 3-4 को आप देखें, वैद्युत धारा के भाग 3-4 को आप देखेंगे तो आप जो श्रेणी समांतर के जो मूलभूत नियम हैं, सिद्धांत, उसको आप समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी समांतर क्रम में अगर आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वो R का मतलब हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ओके, और इसमें V का मान समान होगा, ध्यान रखना है आपको। और लेकिन धाराएं जो हैं वो अलग अलग होंगी। मतलब अगर करंट यहाँ से इसे फ्लो करता है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस दिखाया गया R1 के फॉर्म में, दूसरा दिखाया गया R2 के फॉर्म में, तीसरा दिखाया गया R3 के फॉर्म में। तो ये I अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसमें देखिए I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3 हो गया है। ओके, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होगा वो समान होगा और धाराएं जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और समांतर क्रम में जोड़े दो प्रतिरोधों में तुल्य धारा निकालनी है, कुल वैद्युत धारा, तो निश्चित रूप से एक ये देखिए फॉर्मूला दिखाया करंट के लिए, मतलब I जो होगा 1/r के समानुपाती होगा, या I जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसे R2 और I1 I2 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर सेलों की बात करते हैं, सेलों में आपके कोर्स में श्रेणी समांतर दोनों क्रम बताए गए हैं। यदि n नंबर ऑफ सेल्स हों, यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, वैद्युतायक बल E, और एक Y प्रतिरोध अगर R के फॉर्म में जोड़ते हैं तो तुल्य धारा इतनी बन जाएगी, ठीक है। और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो तो उस समय जो है I का मान NE/R बन जाएगा। ये सारे टॉपिक आपको भाग 5 में बताए गए हैं, जिसको आप देख लें वहाँ पे। और अगले में देखिए यदि n सेल समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इसमें I का फॉर्मूला देखिए ये दिखाया गया है। ओके, और कुछ और फॉर्मूले देखिए दिखाए गए। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जानते हैं कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहती है तो निश्चित रूप से ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है और कार्य होता है V/Q। ओके, तो ऊर्जा के देखिए कई फॉर्मूले दिखाए गए हैं। वह ऊर्जा या ऊष्मा कितनी होगी, तो दोनों के लिए फॉर्मूले बनाए गए। पहले आप ऊर्जा को देख लें, W इक्वल टू VIT दिखाया गया है, I²RT दिखाया गया और V²T/R दिखाया गया जूल के फॉर्म में। और यदि आपको ऊष्मा निकालनी है, कितनी ऊष्मा अगर खर्च हो रही है, कितनी ऊष्मा यहाँ पे निकल रही है, तो आप H बराबर W/J दिखाया गया। J का मतलब ऊष्मा तुल्यांक, जो कि 4.2 के मान के समतुल्य होता है। ओके, तो देखिए कुछ फॉर्मूले नीचे बनाए गए हैं और ये फॉर्मूले एक्चुअली ऊपर जो फॉर्मूले बने थे उसमें प्रत्येक मान में अगर यदि आप 4.2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपको H का फॉर्मूला या ऊष्मा का फॉर्मूला मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत सामर्थ्य की या वैद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर। एंड देन इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग एल्स दैट इज द P/W/T। ओके, जो शक्ति होती है, पावर होता है, W/T होता है, मतलब इकाई समय में किए गए कार्य के बराबर होता है। और W इक्वल टू होता है V/Q। एक फॉर्मूला देखिए ये बन गया है। अगर यहाँ पे हम लोग V को हटाते हैं, IR लगाते हैं ओम के नियम से, तो ये फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले बताए गए हैं V/I के फॉर्म में। ओके, फिर V²/R के फॉर्म में, और थर्ड है I² R के टर्म्स में, वाट में हो जाएगा। ओके, सेल के वैद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध आपको देखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बना है, ये सेल बना हुआ है, ये सेल का वैद्युतवाहक बल हो जाएगा, और R का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
ओके। तो विद्यार्थियों ये तो एक फीचर हो गया है, और इसमें देखिए टर्मिनल विभवांतर अगर निकालना है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब आपको ये ध्यान कर लेना है। उसके बाद देखिए V का फॉर्मूला उसी को जब आप रिप्लेस कर लेंगे आगे पीछे, तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ओके, तो ये कुछ फार्मूले हो गए हैं। उसके नीचे किरचॉफ के नियम बताए गए हैं दोनों विद्यार्थियों, इसको भी आपको देख लेना है। हालांकि मैंने इन सबको पहले ही बता रखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ भी देख लेना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक एक फार्मूले भली भांति से आने चाहिए। तो KVL KCL के फॉर्म में दो फार्मूले जो जो नियम बताए गए हैं किरचॉफ के, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है KCL का है, किरचॉफ सर्किट लॉ या करंट लॉ। और किसी परिपथ में किसी संदर्भ पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ये देखिए डायग्राम शो किया गया है, सिग्मा आई बराबर शून्य। ओके, द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम हो जाएगा, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के फॉर्म में। इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये देखिए 2 1 5 1 1 5 ये बनाया गया है, इसमें आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे दूसरा 1 5 ये बना है, इसमें आपको फिर से KVL लगाना है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं विद्यार्थियों आगे चल के। और ये देखिए ब्रिज मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया हुआ पहले भी, तो आप ब्रिज देख लें, व्हीलस्टोन ब्रिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें देखिए इसका सिद्धांत भी बताया गया है कि यदि आप कुंजी K1 K2 को ऑन करते हैं, उसके बाद भी यदि गैल्वेनोमीटर में इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। और बैलेंस की अवस्था में ये P/Q इक्वल टू R/S का जो रिलेशन है वो आप यहाँ देख पाते हैं, ठीक है ना। और निश्चित रूप से यहाँ B और D के बीच का जो विभवांतर होगा वो शून्य होता है। VBD बराबर VBD, दैट विल बी 0। ओके, कलर कोडिंग मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों, कुछ कलर्स के नाम देखिए दिखाए गए हैं इधर, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज दिखाई गई हैं, ठीक है ना। और ये आपका रेजिस्टेंस, तो कलर कोडिंग में हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, और तो विद्यार्थियों मैं चालू करता हूँ आपका ये महत्वपूर्ण भाग, जो कि फिजिक्स का। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी या न्यूमेरिकल पोर्शन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये देखिए न्यूमेरिकल में आप चालू करता हूँ। आंशिक प्रश्न बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जो कि रखे गए हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पहले आप ध्यान से समझ लें, पढ़ लें कि क्लाइन क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें लिखा कि तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिखाया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो पहले आप चेक कर लेना कि कौन कौन से मान दिखाए गए हैं। 5 मिली एम्पियर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, और 5 मिली एम्पियर का मतलब ये आई हो जाएगा। इसको आपको चेंज कर लेना पहले एम्पियर में। 5 × 10⁻³ एम्पियर, ये आई की वैल्यू हो गई। इसके बाद देखिए कितने प्रति मिनट टाइम दिखाया गया है, इस पर ध्यान देंगे। मतलब टी का मान दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में निश्चित रूप से 60 सेकेंड। ओके, अब आपको यहाँ पे निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो विद्यार्थी जहाँ पे आई की वैल्यू दी गई हो, समय भी दिखाया गया, आवेश भी दिखाया गया हो, तो आपके पास देखिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। ओके, एक होता है, देखिए ये मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। एक होता है Q बराबर IT और एक होता है Q बराबर NE। इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब NE बराबर I इंटू टी। तो आपको N निकालना है, तो N इक्वल टू हो जाएगा IT/N, IT/E। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आगे देखिए कैलकुलेशन में दिखाया गया है, इसको आप देख लें। तो पहला काम आपको आई को जो मिली एम्पियर में दिखाया गया था उसको आपको चेंज कर लेना है एम्पियर में। मिनट के मान को आपको बदल लेना है सेकंड में। इतना काम जब हो जाएगा उसके बाद आपको, जो कि आवेश का मान तो दिखाया गया है, नहीं भी देगा तो आपको याद होना चाहिए। देखिए आई का दो फॉर्मूला Q/T के फॉर्म में, और Q को हटा दिया है NE/T के फॉर्म में दिखा दिया है। तो NE बराबर N इक्वल हो जाएगा IT/E। यहाँ मान बैठा देते हैं, तो मान देखिए इस प्रकार से शो किया गया विद्यार्थियों। आप मान देख लें, यहाँ पे N बराबर ये आई हो गया है, समय को आपने सेकंड में चेंज कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा।
अब इसको हल करेंगे तो 1.875 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं लगभग 1 मिनट में पास हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर से 2 नंबर में आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, इसका ट्रिक मालूम होना चाहिए। Q बराबर IT भी है, Q बराबर NE भी है, दोनों को यूज करना है। दोनों यूज करने के बाद आप आवश्यक नहीं कि N का मान ही पूछा जाए, हो सकता है कि I का मान पूछ ले, या हो सकता है कि Q बराबर NE IT, ठीक है ना। E का मान तो ऐसे दिया रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। I का मान या N का मान निकालने को आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया तांबे के तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल शो किया गया है 3 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सही दिया हुआ है। ए का मान है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसमें देखिए 4.8 एम्पियर की करंट फ्लो होती है और उसमें निकालना धारा घनत्व। और विद्यार्थियों आपको मालूम है कि धारा घनत्व जे होता है, जे का फॉर्मूला होता है I/A, I/A। तो निश्चित रूप से I का मान दिया है 4.8 एम्पियर और ए का मान दिया है 3 10 4 मीटर स्क्वायर, सही दिया हुआ है। इन दोनों का यूज कर लेना है, भाग कर लेना, ऊपर I चलेगा और नीचे चलेगा A की वैल्यू। तो निश्चित रूप से ये जो 3 है उससे डिवाइड हो जाएगा 4.8 और ये 1.6 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तार में हो गया धारा घनत्व। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए। अब जैसे से आप आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी तो क्वेश्चन का जो मार्किंग है बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर तक आ सकता है। ओके, इसके पहले आप लैंग्वेज समझ लें। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी की तार में 90 कूलाम। ओके, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी की तार में 90 कूलाम आवेश 75 मिनट में फ्लो होता है। ओके, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 10 की पावर 22 हो तो हमें याद करना है, दो निकालनी है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट और सेकेंड पार्ट में निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी प्रश्न में आंकड़े दिए गए हैं उसको आपको नोट कर लेना है। व्यास दिखाया गया 1 मिलीमीटर, व्यास का मतलब 2r हो जाएगा। त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना 2r, 2r इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो r इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और निश्चित रूप से इसको आपको चेंज कर लेना है मीटर में। ओके, इसको आपने बदल दिया है मीटर में। तो पहले देखिए व्यास से आपने निकाल लिया त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो गई 0.5 10 की पावर -3 या 5 10 की पावर -4 मीटर। आवेश 90 कूलाम दिखाया गया है, सही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करना है। समय दिखाया गया टी का मान 75 मिनट, उसको मिनट को आपको चेंज कर लेना किसमें, सेकंड में। ओके, तो जब आप मिनट को बदलेंगे सेकंड में 60 से गुणा करना पड़ेगा और ये 75 गुणा 60 हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिखाया गया है, मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया है 5.8 10 की पावर 22 सेंटीमीटर की पावर -3 दिखाया गया है ये। ओके, अब आपको इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेना है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा समझा के। और आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। ओके, क्यूब लिखा गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, ये संबंध हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में। ओके, तो ये सेंटीमीटर क्यूब को आपको बदलना मीटर क्यूब में, तो इसके लिए जो है भाग कर लेंगे। 10 की पावर 22 ऊपर था, इसको आपको 10 की पावर -6 से गुणा कर लें या 10 की पावर 6 से भाग कर लें, तो इससे ये 10 की पावर 22 से हट के 10 की पावर 28 हो जाएगा। ये आप यहाँ इसको देख लें 10 की पावर 28, ठीक है। एक्चुअली लिखा गया है 5.8 10 की पावर 22 ऐसे दिखाया गया है।
और ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में था, तो ये लिखेंगे अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। जब आप नीचे सेंटीमीटर क्यूब को हटाएंगे तो -6 लिखा जाएगा, -6 जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। इस प्रकार से ये n का जो मान निकलता है 5.8 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। अब दो पार्ट में आंसर निकालना है, करंट निकालना है I की वैल्यू और अनुगमन वेग VD का मान निकाल लेना है। ओके, तो देखिए पहले आप I निकालते हैं। आंकड़े देखिए Q का मान दिया है, T का मान दिया है, I निकालना कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर IT निकाल लें, Q बराबर IT। तो आपने ये सेकेंड पार्ट में जो है पहले I का फॉर्मूला दिखा दे Q/T, और Q का मान 90 दिया है कूलाम में, T का मान मिनट में था, चेंज कर लिया सेकेंड में, और भाग करने पे 2 × 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर सॉरी दिस इज द एम्पियर, कूलाम पर सेकेंड या कूलाम पर सेकेंड या इसको बोलेंगे एम्पियर। अब अगले पार्ट में देखिए पूछा गया आपसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ओके, और इलेक्ट्रॉनों का अगर अनुगमन वेग निकालना है तो इसके लिए आपको I = NeAVD एक फॉर्मूला देखिए है, I = NeA × VD। अब आपको अगर VD निकालना है तो VD = हो जाएगा I ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा NeA। अब यहाँ पे एक ही समस्या है, क्योंकि क्वेश्चन में व्यास था तो हमने उसको चेंज करके त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या निकालने के बाद A निकालने के लिए तरीका होता है πr²। A का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसको पाई की वैल्यू 3.14 रखते हुए इसकी वैल्यू जब हल की गई तो ये कुछ ऐसे निकल रही है। ओके, अब इन सभी को आपको यहाँ पे रख देना है, और हल करने के बाद 2.7 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड ये निकल रहा है इसका अनुगमन वेग। ओके, तो विद्यार्थी क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 में देखिए, इसके पहले लैंग्वेज समझ लें। 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निकालनी है। तो विद्यार्थियों जो गतिशीलता निकालनी, तो गतिशीलता का आपको फॉर्मूला स्पष्ट होना चाहिए। गतिशीलता एक्चुअली मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी होता है अनुगमन वेग ऊपर, और एक्चुअली म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो अनुगमन वेग ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अनुगमन वेग तो दिखाया गया, साफ साफ लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये आपका VD हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ VD अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिंपली नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ दी गई है 1.2 मीटर और विभव दिखाया गया है। तो आपको इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ΔV/ΔX या V/D या V/L आप इसको शो कर सकते हैं, और इसको हल करने पे जो है ये 20 वोल्ट पर मीटर E का मान निकलने लगा है। ओके, अब आपको भाग कर लेना है, ऊपर VD और नीचे E चल रहा है। इसको हल करते हैं तो ये पावर 1 बढ़ जाएगी, -5 हो जाएगी। ये मोबिलिटी म्यू की वैल्यू आ गई 2.5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। अब क्वेश्चन 5 में देखिए तांबे के विषय में बताया गया, तांबे के टुकड़े का मास दिखाया गया है, और मास दिखा है कितना 50 ग्राम 50 ग्राम। यह आंकड़ा सही नहीं है। यही सब चीज़ें आपको विद्यार्थियों सीखनी है कि कौन सा जो मान है वो MKS के फॉर्म में है, कौन सा मान MKS के फॉर्म में नहीं है। तो ग्राम इसमें इकाई दी गई है द्रव्यमान की, और हम लोग निश्चित रूप से द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम को पहले बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। चलिए पहला काम ये हो जाएगा। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा एक तार बनाया गया है। इस तार का प्रतिरोध निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया है 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और डेंसिटी दिखाया गया इतना। ओके, तो देखिए पहले मास 50 ग्राम था, उसको चेंज कर लिया है किलोग्राम में, -3 लगा दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। लेंथ सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रो का मान दिखाया गया, विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये भी ठीक है।
ओके, ये मान बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से चेक कर लेना है प्रतिरोध। तो विद्यार्थियों, इन सभी कंडीशन में अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो देखिए पूछा गया कि तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है R=ρ L/A। ओके, R=ρ L/A का यूज़ कर लेना है। और हालांकि इससे भी बात बनेगा नहीं, क्योंकि आंकड़े जो है सफिशिएंट नहीं हैं। तो आप चेक कर लें कि क्या करना है इसमें। देखिए पहले तो मास दिखाया गया था ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर लिया है। लेंथ मीटर में है, सही दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध वो मीटर में सही है। घनत्व भी सही दिया हुआ है। R=ρ L/A फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर चूँकि आंकड़ों में घनत्व ये सब दिखाया गया है, तो इसका मतलब कि आपको ए को हटाना पड़ेगा। ओके, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अंतःस्कार का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को आपने लिख लिया है मास अपॉन लेंथ इनटू डेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये एल डी ऊपर चला जाएगा तो ρL² D/m बन जाएगा, क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन को लिखा गया A/L। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना करें, ये जो L/D लिखा है वो आयतन ही है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले में आपको सभी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये फॉर्मूला बन गया R=ρL² D/m। तो रो का वैल्यू दिया गया है, एल की वैल्यू 50 मीटर थी, स्क्वायर कर लेंगे। डी का मान देखिए दिखाया गया है, मास दिखाया गया है। ओके, 8.1 ओम निकल रहा है। तो ये है टेक्निक, ये है तरीका जिसको आपको समझना है। क्वेश्चन 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन 7 देखिए, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ही हुआ है ये। क्वेश्चन 6 में तार की लेंथ दी गई 100 मीटर, व्यास या 2 मिलीमीटर, वैद्युत प्रतिरोध है 2 ओम और ज्ञात करना है वैद्युत चालकता। ओके, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता, तीन आपको निकालने हैं। लेंथ दिया है 100 मीटर, सही दिया है। ओके, व्यास लिखा है 2 मिलीमीटर, 2R का मान दिया 2 मिलीमीटर, इसको आपको आधा कर लेना है, 1 मिलीमीटर आ गया। इसको आपको चेंज कर लेना है मीटर में, तो -3 हो जाएगी, ये त्रिज्या हो गई। प्रतिरोध दिया है 2 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिया हुआ है। अब देखिए पहला पार्ट निकालना है आपको विशिष्ट वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता जी जो होता है 1/R होता है। ओके, जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का रिवर्स होता है। तो 1/2 का मतलब 0.5 ओम इनवर्स हो जाएगा। ये आपका पहला पार्ट। फिर आपको निकालना है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, मतलब रो निकालना है, या विशिष्ट प्रतिरोध भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कर सकते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा था फॉर्मूला R=ρL/A। अब आपको यहाँ से रो निकाल लेना है, तो ρR×A और ρR×A/L। ठीक है, और इसको हल करने पे देखिए ये निकल रहा है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। तो इसमें ये जो है 6.36 × 10⁷ ओम मीटर, ये रो का मान हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट चालकता निकालनी है। तो जैसे आपने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपने रो निकाल लिया है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है रिवर्स, वो विशिष्ट चालकता होती है। तो इस मान को आपको उल्टा कर लेना है। तो ये जो है 1.57 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता। विद्यार्थी क्वेश्चन 7 में देखें। क्वेश्चन 7 में एक तार को शो किया गया है, तार प्रतिरोध दिखाया गया है R। ठीक है, इसको खींच के लंबाई को 4 गुना कर देना है। तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा? ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। देखिए 2004 के बाद भी कई बार पूछा गया है ये। तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि जब आप किसी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका अंतःस्कार का क्षेत्रफल घट जाता है, और प्रतिरोध के मान पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना।
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ पहले। तो ऐसे देख लें, और अब यहाँ से ये समझें कि जैसे मान लीजिए दो कंडीशंस आपको बना लेनी है, ओके। और ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, इस प्रकार से पहले कंडीशन में लेंथ हमने L1 को मान लिया है, L लंबाई को, इसमें L2 को मान लिया है, दुगना करना है तो 2L मान लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल को A1 को A मान लिया है और A2 को अभी नहीं पता है कितना है ये, ठीक है। और देखिए जब आप लंबाई को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से विशिष्ट प्रतिरोध एक ऐसी वैल्यू है जो कि जिसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो तार के पदार्थ का मौलिक गुण होता है। अब आपको यहाँ पे निकालना है R1 का मान दिया गया विद्यार्थियों, R1 का मान शायद R लिखा हुआ था, और R2 निकालना है, ओके। तो इसका मेथड देखें पहले कैसे दिखाया गया है। अच्छा, 4 गुना करना है, ठीक है। L1 को L मान लिया, L2 को 4L कर लिया है, और क्षेत्रफल A1 पहले था, A2 बाद में हो गया है, और नए तार का प्रतिरोध निकालना है। तो पहले आपको A1 अपन A2 निकाल लेना है, ठीक है ना। L2 अपन L1 हो जाएगा, 4 बन जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं जो प्रतिरोध होता है R=ρ L/A, ये फॉर्मूला है। तो पहले केस में R1 प्रतिरोध होगा, दूसरे केस में R2 प्रतिरोध हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू देखिए दिखाई गई, ρ L1/A1, ये R1 हो गया, और R2 लिखा गया है A2/ρL2, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ये। L1/L2 को साथ में कर लेना है, क्योंकि रो कट जाएगा। A2/A1 को साथ में कर लेना है, ओके। L1 की वैल्यू L रखेंगे, L2 की वैल्यू 4L कर लेनी है। A2/A1 आपने निकाला भी ऊपर, 1/4 आया था, ये L कट जाएगा, 1/16 बचेगा। तो ये R1/R2 निकल रहा था, इसको रिवर्स कर लेंगे तो R2 निकल जाएगा। R2 कितना हो गया है, 16 × R, मतलब अब जो प्रतिरोध होगा वो पहले प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों बोर्ड में बहुत आते हैं, और आपको उसको समझ के ऐसे क्वेश्चन और भी लगा लेने हैं। प्रतिरोध कुछ मान दे देगा या R दे देगा, उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना करना है या 3 गुना करना है, या कभी कभी कहता है कि N गुना कर दिया जाता है। तो इन सभी कंडीशन में प्रतिरोध कितना हो जाएगा वो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए निष्कर्ष कुछ ये निकलता है कि यदि आप किसी भी चालक तार की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई को N गुना अगर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो अब जो नया तार बनेगा उसका प्रतिरोध N² गुना बन जाता है, ओके। N² टाइम्स बढ़ जाएगा ये। क्वेश्चन 9 देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुविकल्पी के फॉर्म में आता है। 600 वाट दिया है, 120 वोल्ट दिया है, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। वाट जानते हैं कि इकाई होती है पावर की, शक्ति की, 600 हो जाएगा। बी का मान दिया है 120 वोल्ट, और प्रतिरोध निकालना है। तो बी का फॉर्मूला आप जानते हैं विद्यार्थियों, पावर का फॉर्मूला P= होता है V²/R, ओके। अब यहाँ से अगर आपको R निकालना है तो P को नीचे ले आएँ, तो V²/P एक फॉर्मूला बन जाएगा। उसको हल करते हैं तो 24 ओम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको एक्चुअली मैंने आपको पहले ऊपर ही फॉर्मूला बता दिया था कि जो रिलेशन होता है V, P, I, R, इन सब के रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम है कि जो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है V × I होता है। पावर जो होता है वोल्टेज इंटू करेंट। और यदि आप यहाँ पे V को हटा दें और ओम का नियम अप्लाई कर दें तो आपको इस प्रकार से इस फॉर्मूले की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन 10 देखिए, दिखाया है कि एक 60 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब को यदि हम 300 वोल्ट की लाइन में प्रयुक्त करना चाहते हैं, ओके, तो कितना प्रतिरोध यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आप समझ लें, और इसमें आपको प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से पहले आप देखिए पावर दिखाया गया 60 वाट, बी का मान दिया 220 वोल्ट, ओके।
तो पहले आपने आई निकाल लिया, आई का फॉर्मूला पी अपॉन आई, पी इंटू वी, पी अपॉन वी, क्योंकि पी इक्वल वी इंटू आई होता है। 3/11 एम्पियर निकल रहा है। प्रतिरोध देखिए निकाला गया है V² अपॉन पी से। ओके, तो प्रतिरोध आप निकाल लें V² अपॉन पी से, तो ये ओम में निकल रहा है। ये क्वेश्चन ये है कि 60 वाट और 220 वोल्ट के अगर बल्ब को 600 वोल्ट की लाइन में अगर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। मतलब एक प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा बल्ब के साथ में। एक्चुअली ये जो निकाला गया है ये बल्ब का प्रतिरोध है, ठीक है ना, और ये है बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, करंट। अब यदि नया जो आपको प्रतिरोध लगाना है जिसके साथ बल्ब को जोड़ना है, तो यदि उसका प्रतिरोध R' हो, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो अब जो प्रतिरोध हो जाएगा वो R+R' मान लिया है। बाकी क्योंकि तुल्य प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। ओके, V=IR लगा देंगे, तो V का मान देखिए दिखाया गया 300 वोल्ट। I का मान आपने ऊपर निकाला था, बल्ब में कितना करंट पहुंच रहा है 3/11। R का मान देखिए ये निकाला गया था 2420/3 और प्लस R', ये आपका नया प्रतिरोध हो जाएगा। इसको हल करते जाएंगे और हल करने पे जो है आपका R' का मान 293.3 ओम के फॉर्म में निकल आता है। ये एक्चुअली इतना प्रतिरोध यदि आप बल्ब के साथ में जोड़ देते हैं तो उस बल्ब को आप 300 वोल्ट की लाइन में ग्लो कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझ लेने हैं, फॉर्मूले या उसका टेक्निक जो भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्बन प्रतिरोधक पे कुछ कलर दिखाए गए हैं, कलर कोडिंग का क्वेश्चन है ये। पीला, हरा, लाल और सुनहरा, मतलब गोल्डन, 4 वलय बने हैं और ऐसे वलय के प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखिए संगत मान आपको मालूम होना चाहिए। आप इसके लिए जो है इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं 4-5, उसमें देखिएगा कि कलर कोडिंग कैसे की जाती है। मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है। पीला, हरा, लाल और सुनहरा। तो पीले के लिए आप कोडिंग चेक करेंगे तो 4 पे आएगा, हरे पे 5 पे आएगा, लाल के लिए 2 आएगा, और अगर गोल्डन दिया है तो 5%। ओके, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपको बता दिया था, R=AB × 10⁻C ± D, इतना ओम परसेंटेज है ये। ओके, ए का मान देखिए 4 हो गया, बी का मान 5 हो गया है, लाल 2 पे आता है, BB रॉय, लाल के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखिए ये वैल्यू निकलती है 4, 5, 10⁻² ±5% ओम। ओके, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिखाया गया है। इसमें 3 प्रतिरोध तार ABC त्रिभुज के फॉर्म में एक ट्रायंगल बनाते हैं, और AB का प्रतिरोध 40 ओम दिखाया गया, BC का 60 ओम दिखाया गया, CA का 100 ओम दिखाया गया है। हमें A और B के बीच का प्रतिरोध निकालना है। ओके, तो इसके लिए पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, और ट्रायंगल में अब देखिए इसमें कहता है कि A और B के बीच का प्रतिरोध निकालना है, A और B। तो ये देखिए डायग्राम हो गया है, A आपका यहाँ पे है, B यहाँ पे है। देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, एक प्रतिरोध ये है 100 ओम का, एक प्रतिरोध ये है 60 ओम का, और एक प्रतिरोध ये है 40 ओम का। और हमें बिंदु दिखाए गए हैं A और B। A यहाँ पे है और B देखिए नीचे शो किया गया है, इसके बीच आपको निकालना है प्रतिरोध। ओके, जब यहाँ पे बैटरीज को आप ऑन करते हैं तो निश्चित रूप से करंट इसमें आई चलेगा, और ध्यान देना कि जो करंट 100 ओम में होगा वही करंट 60 ओम में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में। ओके, तो आपने देखा कि 100 ओम और 60 ओम ये दोनों जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का मतलब दोनों को जोड़ लेना, सीधा सीधा 160 ओम हो जाएगा। अब ये 160 ओम, नीचे देखिए 40 ओम दिखाया गया है, दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/160 + 1/40 कर लेंगे, 1/160। पहले इसको हटा दें आप, 1/160 और प्लस 1/140। इसको हल कर लें, सिंपली आपको A और B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ओके,
देखिए वही किया कि 32 ओम निकाल दिया है। तो विद्यार्थियों आपका इसमें काम अब ये करना है कि मैंने तो ए और बी के बीच में निकाल के दिखा दिया आपको, ऐसे ही आपको ए और सी के बीच में निकाल लेना, चेक कर लेना है। और उसके अलावा आपको बी और सी के बीच में चेक कर लेना है कि बी और सी के बीच में कितना है तुल्य प्रतिरोध, या ए और सी के बीच में कितना है तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि मैंने आपको भी बताया है ए और बी के बीच में कितना है वैद्युत प्रतिरोध, तो ये निकल रहा है 32 ओम, 32 ओम्स। विद्यार्थियों क्वेश्चन 13 पे आ जाएं। और क्वेश्चन 13 देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको लगा लेना है, ढेर सारा क्वेश्चन अभ्यास के रूप में। और चित्र देखिए 5.18 शो किया गया यहाँ पे, और इसमें देखिए ए और बी के बीच निकालना है विभवांतर। ओके, ए और बी के बीच निकालना है विभवांतर। तो सिंपली करंट शो किया गया है 2 एम्पियर का, और एक प्रतिरोध देखिए 6 ओम यहाँ दिखाया गया है, 4 ओम ये दिखाया गया, 3.6 ओम ये दिखाया गया है। तो आप जानते हैं कि जब करंट यहाँ से पास होगी तो ये चूँकि यहाँ डिवाइड हो जाएगी दोनों पार्टों में, I1 I2 के फॉर्म में, तो ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। यही तरीका है। अगर आपको चेक करना है कि कौन श्रेणी कौन समांतर, तो सिंपल नियम है कि यदि करंट एक जैसी है इसका मतलब श्रेणी क्रम हो जाएगा, और जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो समांतर क्रम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर करंट मिल के इसमें चली जाएगी 3.6 में। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो 6 ओम और 4 ओम दिखाया गया ये समांतर क्रम हो जाएगा। 6 और 4 का मतलब 1/6 कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे, जो मान निकलेगा वो यहाँ का आर हो जाएगा। ओके, अब फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, कुल आर का मान निकाल लेंगे, और वी निकालना, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, आई का मान देखिए दिखाया गया 2 एम्पियर, आर का मान आपने अभी निकाला है, और ये आंसर हो जाएगा। तो 4 और 6 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, पहले आपने इसको निपटा दिया है, ये इसका प्रतिरोध 2.4 हो गया, और 2.4 अगले 3.6 में श्रेणी में है, 6 ओम हो गया। ए और बी के निकालने विभवांतर वी इक्वल टू आई आर, 12 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए जस्ट जो नॉलेज के रूप में श्रृंखला में चालू करता हूँ विद्यार्थियों। इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी शुरुआत में, इधर आपको इन दोनों क्वेश्चन को लगाना है और मुझे आंसर भेजने हैं। देखिए एक डायग्राम ये शो किया गया है। ओके, और इसमें 2 एम्पियर की करंट, 4 ओम, 6 ओम, 9 और 2 ओम नीचे दिखाया गया है। ए और बी के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ए और बी के बीच निकालना है कुल या नेट रेजिस्टेंस, यह आपका काम है। इसको आपको ट्राई करना है क्वेश्चन 14। और क्वेश्चन 15 भी चेक कर लें विद्यार्थियों। क्वेश्चन 15 देखिए कुछ दिखाया गया इस प्रकार से, डायग्राम 5.2 के फॉर्म में, और ये ए और बी के बीच निकालना है विभवांतर। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ शो किया गया है, फिर से 2.4 एम्पियर की करंट यहाँ शो की गई है। एक प्रतिरोध ये है 4 ओम का, एक 10 ओम का, 9 ओम का और 4 ओम का। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि कौन सा श्रेणी है कौन समांतर। इसके बाद चूँकि करंट दिया गया है, ओके, तो सिंपली वी इक्वल टू आई इंटू आर डैश, या आर कर लेंगे, तो ये आपका विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। ओके, और डायग्राम देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है, जो आएगा इसके साथ में समांतर हो जाएगा, जो निकलेगा वो कुल आर डैश हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वी डैश बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 15 के बाद 16 पे आ जाएं। 16 में देखिए एक क्वेश्चन दिखाया गया है, जिसमें डायग्राम 5.28 की मदद से पूछा गया कि जो है ए और बी के बीच में, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, आपको निकालना तुल्य प्रतिरोध। ओके, 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन जबकि स्विच एस खुला है, ओपन है, और नंबर 2 जब स्विच एस ऑफ है, बंद है। स्विच एस खुला है इसका मतलब है कि परिपथ ओपन है, मतलब कुंजी को कनेक्ट नहीं किया गया, ये परिपथ कंप्लीट नहीं है। ओके, अब स्विच बंद है इसका मतलब इसको आप जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से करंट इसमें पास होगी। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं विद्यार्थियों और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। पहला केस जबकि स्विच एस खुला है। स्विच एस खुला होने का मतलब है कि इसमें कोई करंट नहीं आनी है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, और उसके बाद अगर स्विच एस खुला है इसका मतलब है कि
जो करंट होगा जब आप यहाँ से चलेंगे, प्रतिरोध आपको निकाल लेना है। उसके लिए करंट यहाँ से चलेगी, ये ओपन है तो ये देखिए ये आएगा पहले प्रतिरोध, फिर ये आ जाएगा, भाई नीचे आ जाएंगे तो ये प्रतिरोध और फिर ये प्रतिरोध, ठीक है ना। स्विच एस खुला है, इसका मतलब यहाँ से चलेगा एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, 12 6 18 ओम, और नीचे आएंगे तो 12 ओम और ये 6 ओम, फिर से कितना बन गया 18 ओम। 18 ऊपर 18 नीचे है, 1/18 प्लस 1/18, ओके, तो 2/18 हो जाएगा, 1/9, इसको उल्टा कर लेंगे, रिवर्स करेंगे तो 9 ओम निकल जाएगा। देखिए निकल रहा है 9 ओम, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं होगी विद्यार्थियों, आपको केवल जो इसका तरीका है, मेथड मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि जो है स्विच एस खुला है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज ओपन सर्किट, ओके। तो निश्चित रूप से करंट यहाँ से आएगी, ब्रेक हो जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ बाकी करंट इसमें जाएगा, और जो करंट यहाँ पे पहुँचेगा इस प्रतिरोध में, वही करंट यहाँ भी आएगा, मतलब दोनों श्रेणी क्रम। और वही हाल नीचे भी है, जो करंट 12 ओम में जाएगा वही करंट 6 ओम में जाएगा, श्रेणी क्रम। 18 ओम ऊपर बन गया, 18 ओम नीचे बन गया, ओके। प्रतिरोध दोनों सेम निकल रहे हैं, लेकिन धाराएं चूँकि अलग अलग हैं तो समांतर क्रम मान के चलते हैं। और समांतर क्रम का मतलब 2/18 प्लस 2/18 1/9, इसको रिवर्स करेंगे 9 हो जाएगा। अब अगर स्विच एस बंद है, अब देखिए ये अगला खेल है, अगर इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, बंद हो गया स्विच ये, और आपको चेक करना है कि कितना है तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना, नेट प्रतिरोध कितना आएगा। तो इसके लिए करंट देखिए यहाँ से जाएगा तो ये ब्रेक होगा, कुछ करंट इसमें गया, ओके, और कुछ करंट यहाँ से ब्रेक होगा इसमें जाएगा, और यहाँ पे भी करंट पहुँचेगा, ठीक है। तो इसका तरीका देखिए, इस कंडीशन में जबकि आप कहते हैं कि स्विच एस बंद है, कनेक्टेड है इसे, तो निश्चित रूप से जब आप करंट यहाँ से पास कराएंगे तो इसमें 6 ओम में I1 मान लिया करंट, इसमें I2 मान लिया है, मतलब दोनों में करंट अलग अलग है, ओके। मतलब दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे, और समांतर का मतलब 1/6 प्लस 1/12 से निकालना होगा। वही काम यहाँ भी होगा विद्यार्थियों, क्योंकि 6 ओम और 12 ओम में करंट जो होगा वो अलग अलग होगा, तो ये दोनों भी समांतर हो जाएंगे। यहाँ से भी आपको R निकाल लेना है, यहाँ से R निकाल लेते हैं और यहाँ से RS निकाल लेते हैं, और दोनों मान सेम आएंगे क्योंकि 6 और 12 दोनों में है, ओके। 4 ओम में देखिए एक में निकला है, 4 ओम निकला है, 4 ओम यहाँ से आ गया, 4 ओम दूसरे से निकल गया है। अब चूँकि दोनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है तो 4 4 8 ओम आपका ए और बी के बीच का नेट प्रतिरोध हो जाएगा, ओके। फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन दिखाया गया है, देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपको लगाना है, नीचे वाला मान जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको इसमें निकालना है शक्ति ह्रास, पावर लॉस। डायग्राम समझ लें, ठीक से देख लें, ये आपके लिए है। इसको भी आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जाके इसका मुझे आंसर भेजेंगे कि इसका आंसर कितना निकल रहा है। जबकि देखिए इसमें एक बैटरी 10 वोल्ट की दिखाई गई है, एक प्रतिरोध 5 ओम का ये है, 5 ओम का ये है, 2.5 ओम ये, 5 ओम ये है, ठीक है ना। और आपको निकालना है पावर लॉस, पी निकालना है, शक्ति ह्रास कितना है वो आपको निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। तो डायग्राम को ठीक से देख लें, समझ लें, और इसको आप लगाएं और इसका आंसर मुझे भेजें। तो विद्यार्थी ये कुछ आंकिक प्रश्नावली में वैद्युत धारा जो कि भाग 1 के रूप में मैंने आज पेश की है, और मैं भाग 2 इसका बनाऊंगा, जिसमें इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे पे अपने मीटर पे किरचॉफ के दोनों जो नियम है मेन, KCL KVL, उन पे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन।